हेलो बच्चों, मैं आपके सामने फिर आ गई हूँ अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 और जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसका नाम था ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पिछले वीडियो में हम ग्लोब और अक्षांश को अच्छे से पढ़ चुके हैं और आशा करती हूँ आप सबको भी समझ में आ गया होगा। अब आज की वीडियो में हम देशांतर को जानेंगे कि देशांतर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देशांतर की अगर इंग्लिश की बात करें तो कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और अक्षांश को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था लैटिट्यूड बोलते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि ग्लोब पर आपने दो प्रकार की रेखाएं देखी थी, एक खड़ी खड़ी रेखाएं यानी सीधी सीधी रेखाएं और दूसरी क्षैतिज या लेटी हुई रेखाएं। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, या आप अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो जैसे हॉरिजेंटल जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी अक्षांश। और खड़ी हुई यानी लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग यानी लंबी जो रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी आपकी लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। ठीक है, मैंने आपको एक बताया ना कि इंग्लिश में याद कर लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए, ऐसे आपको याद रहेगी कौन सी अक्षांश है कौन सी देशांतर। और मैंने आपको इसकी इसीलिए मैंने आपको इसकी इंग्लिश भी बताई थी। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि यानी कि ग्लोब पर जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है, ये देखिए, इसीलिए मैंने इसमें लेटी हुई रेखाएं प्रदर्शित नहीं की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं देखिए, ये दिख रही है ना, ये मैंने बना रखी, ये क्या है, देशांतर है। अगर जब आप ग्लोब पर देखेंगे तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूड लंबी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, ये थी एक तरह से हम कहें अगर इसकी परिभाषा कि वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं या पृथ्वी की उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार की रेखाएं कोई पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है, ये सब काल्पनिक यानी हमारे मन से मानी गई रेखाएं हैं कि इस तरह से जो है हम पृथ्वी को बांटकर इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसी रेखाएं खींची हुई हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो मुझे नहीं लगता इसे समझने में कोई मुश्किल होगी। ठीक है, तो आइए देशांतर के बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि खड़ी हुई रेखाएं जो है वो क्या कहलाएंगी, देशांतर कहलाएंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ही बना रखी है। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था कि अक्षांश, मैंने बताया था इन अक्षांश देशांतर को बनाया क्यों है, तो मैंने बताया कि किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए कि वो विश्व में कहाँ पर स्थित है, वहाँ कैसी जलवायु है, कैसा तापमान है, ये सब किससे पता चलता है, जब हमें उसकी सही से स्थिति पता हो। तो आपने कहा था पिछली वीडियो में अक्षांश बताया था, बिल्कुल सही है, आपने कहा कि अक्षांश से ही पता चलेगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति किससे पता चलेगी, देशांतर। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अक्षांश से ही आप किसी स्थान की स्थिति को पता कर लें, या फिर सिर्फ देशांतर से किसी स्थान की स्थिति बिल्कुल सही से पता चल जाएगी। ऐसा नहीं, जब दोनों का कॉम्बो होगा, जब दोनों आपको साथ पता होंगे, तब आप जो है मैप पर या ग्लोब पर एकदम, अगर आपको अच्छे से आता है उसको अक्षांश देशांतर को समझना, तो आप ग्लोब पे फटाक से वो स्थिति बता देंगे, वो देश बता देंगे कि ये कहाँ पर स्थित होगा। अगर आपको उनका लॉन्गिट्यूड और क्या कहते हैं, ये आपका लैटिट्यूड बता दिया जाए, तो आप तुरंत उसका उत्तर देंगे कि ये इस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो आप समझ में आया कि देशांतर भी क्यों जरूरी है, क्यों, क्या, ताकि किसी भी स्थान की स्थिति को पता चल सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे कि हमने अक्षांश में पढ़ा था कि अक्षांश जो रेखाएं थी वो क्या थी, हमने बताया कि मुख्य अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले एक रेखा खींची थी जो 0 डिग्री की रेखा थी, जिसे मैंने कहा था ग्रेट सर्किल, ये बहुत बड़ा सर्किल बनाती, सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सर्किल कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है, तो कौन सी बनाती है कि 0 डिग्री रेखा, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे मैंने बताया था, वो कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग ग्रेट सर्किल भी कहते हैं, वो बनाती थी। और वो ग्लोब को या पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड कर देती थी, 2 भागों में, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ऐसे ही एक रेखा खड़ी खड़ी खींची जाती है जो पृथ्वी को 2 भागों में और डिवाइड कर देती है। ठीक है, समझ में आ रहा, तो वो कौन सी होगी, जब हमने पहले उस पर खींची थी, अक्षांश रेखा खींची थी, इस तरह से आप समझिए, 0 डिग्री की जब अक्षांश रेखा हमने खींची थी, ये तब इसने बांटा था उत्तरी गोलार्ध में और ये नीचे बांटा था दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन ये कौन सी रेखा है, ये लेटी लेटी रेखा है। लेकिन जब हमने
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची तो वो क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा, जो कितने डिग्री की है, 0 डिग्री की। ठीक, ये 0 डिग्री की जो रेखा है इसने भी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, लेकिन क्योंकि ये खड़ी खड़ी रेखा है तो ये देखो उत्तर दक्षिण में डिवाइड कर रही है, ये तो कर रही है पूरब और पश्चिम, यानी ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसने भी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया, एक ईस्ट इसमें पार्ट में बांट दिया और दूसरा ये किसमें बांटा इसने, वेस्ट में। यानी ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये ईस्ट हेमिस्फीयर और ये वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक, दिशाओं का ज्ञान तो मैंने आपको पिछली बार वीडियो में करा दिया था। तो इसे 2 भागों में बांटा। ठीक है, अब अगर आपसे ये कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है बच्चों समझ लीजिए अच्छे से, कि पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध हैं, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए, उत्तर आपका आना चाहिए 4। कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, 4 आंसर आए। ठीक है, कितना आंसर आया, 4। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा ग्लोब को या पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड करती है या फिर कितने गोलार्ध बन जाते हैं, तो उत्तर होगा 2। आपको प्रश्न की प्रवृत्ति पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, उसकी भाषा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। देखिए जब आप 6th क्लास का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो इतना टिपिकल करके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा है हमें हर चीज का पता होना चाहिए। तो सही आंसर अगर आपको पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितने गोलार्ध हैं तो आप बताओगे 4 गोलार्ध, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम। ठीक है, जब हमने अक्षांश पढ़े थे तो मैंने बताया था जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बढ़ जाता है, तो जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो जब हम अक्षांशों को लिखते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उत्तर या फिर एन शब्द से उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेट करते थे। और जब नीचे की तरफ चलते थे, नीचे के अक्षांशों को इंडिकेट करते थे, तब क्या करते थे, एस से उसको रिलेट करते थे। ऐसे ही तो करते थे। देखिए ये 0 डिग्री का था, जब इससे ऊपर बढ़े तो हमने क्या लिखा था, 23.5 नॉर्थ। ठीक है, और जब नीचे बढ़े थे तब क्या लिखा था, 23.5 साउथ। इस तरीके से लिखा था ना। ऐसे ही जब हम अक्षांश में चलेंगे, ठीक है, जब हम देशांतर में चलेंगे तब क्या होगा, तब भी हमें इसके साथ इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो जब हमने 0 डिग्री की अक्षांश देशांतर रेखा को खींचा था तब इसने किस भागों में बांटा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि जो भी पूर्वी गोलार्ध के बाद देशांतर खींचे जाएंगे उनके साथ हम पूर्व या फिर इस तरह से पूर्व सिंबल या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो इसके साथ हम ईस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब हम पश्चिम की ओर के देशांतरों को खींचेंगे तो इसके साथ हम इस तरह हिंदी में करेंगे तो पश्चिम, और अगर इंग्लिश में करेंगे तो डब्ल्यू शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे हम यहाँ 0 डिग्री को तो किसी सिंबल से हमें करना नहीं क्योंकि वो बीच में, पृथ्वी के बीच में, इसके साथ हमें पूरब पश्चिम नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन जब इससे पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री वेस्ट। ठीक, इस तरीके से प्रयोग करेंगे, जैसे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, इस तरीके से देशांतरों का हम लिखेंगे। ठीक है, और जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो हम लिखेंगे 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, या 1 डिग्री पश्चिम, 2 डिग्री पश्चिम, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और ये जो देशांतर है ये भी इसमें लिखे जाते हैं, डिग्री में ही लिखे जाते हैं। सिंबल जो बनाते हैं हम इसके ऊपर 0, ये किसका है, ये डिग्री का है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने बताया कि देशांतरों के साथ हम देशांतर को लिखने के लिए हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर ईस्ट के देशांतरों को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे ईस्ट या फिर पूरब, और अगर हम पश्चिम के देशांतरों को लिख रहे हैं तो लिखेंगे पश्चिम या फिर वेस्ट, जैसे कि हम अक्षांशों में लिखते थे उत्तर या दक्षिण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये समझिए कि जब हमने अक्षांश पढ़े थे तो हमने कुछ रेखाओं को कुछ मुख्य रेखाएं बता दी थी। ठीक है, क्या बताई थी कि 23.5 की हमने बताया था, एक 23.5 डिग्री की एक रेखा उत्तरी गोलार्ध में जब जाते हैं तो कर्क रेखा, फिर उसके ऊपर आर्कटिक व्रत, ये सब मैंने आपको बताया था ना। जब नीचे की ओर चलते हैं तो मकर रेखा, अंटार्कटिक व्रत, ये सारे बताए थे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ऐसे ही हम क्या किया गया कि देशांतरों को भी बांटने की बात हुई कि देशांतरों को भी बांटते हैं, लेकिन भाई क्या हुआ कि देशांतर जो थे वो इनमें ये बांटना मुश्किल हुआ क्योंकि इनकी जो लंबाई थी वो सब जगह समान थी। देशांतर ऐसे नहीं कि इनकी लंबाई, देखो ये जितनी भी लंबाई है इन रेखाओं की, इनकी सबकी समान है, जबकि अक्षांशों की लंबाई क्या थी हमारी, ये देखिए अक्षांशों की जो लंबाई थी
वो ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जा रही थी, और एक पॉइंट ऐसा आया था जब वो बिल्कुल 0 रह गई। ध्रुवों पर एक पॉइंट रह गया था। जब हम 0 डिग्री से ऊपर नीचे गए थे तो हमारे जो देशांतर थे, सॉरी अक्षांश थे, वो कैसे हो रहे थे, उनकी लंबाई जो थी, ये चीज सबसे सबसे तभी तो इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं, क्योंकि ये पूरे गोले को कवर कर रहा था, 0 डिग्री अक्षांश का, ठीक है, पूरे गोले को कवर कर रहा था, इसलिए सबसे बड़ा, फिर उससे ऊपर वाला, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 90 डिग्री पर आकर एक ऐसा पॉइंट आया कि वो सिर्फ एक पॉइंट रह गया, ना कि रेखा रह गई। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ऐसे ही दक्षिण की ओर जब चलेंगे तब भी धीरे धीरे करके इन रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है और एक पॉइंट रह जाता है, ठीक। इसलिए क्या किया हमने कि इन रेखाओं के जैसे जैसे लंबाई के अनुसार इनके नाम रख दिए गए थे। ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर हमने बता दिया था कि ये कर्क रेखा है। फिर 23.5 डिग्री साउथ पर जब हम गए तो मकर रेखा, ऊपर 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त। इस तरह से हमने रेखाओं को नाम दे दिए थे, क्योंकि उनको नाम देना आसान था, क्योंकि इनकी लंबाइयां जहां जहां से कम होना शुरू हुई वहीं उसको एक नाम दे दिया गया। लेकिन इनके साथ, देशांतर के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि इनकी सबकी लंबाई बराबर थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी एक कुछ रेखाओं को मुख्य नाम दे दें और काम चल जाए, ऐसा नहीं था। तो बड़ी समस्या होगी, क्या किया जाए। तो इसमें क्या किया गया कि जो है कुछ ये कहा गया कि एक ऐसी रेखा खींची जाएगी बीचों बीच में जो दो भागों में पृथ्वी को डिवाइड कर देगी, ठीक। अब मेन बात, जो ये अक्षांश पर जो हमने रेखाएं खींची थी, जो हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, और इनके बीच में हमने आपको बताया था क्या, ताप कटिबंध बने थे। मैंने आपको 3 ताप कटिबंध बताए थे। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और सबसे शीत कटिबंध, सबसे ऊपर ध्रुव की ओर शीत कटिबंध। तो ये सारी रेखाओं के बीच में प्रदर्शित क्या हो रहा था, तापमान ही तो हो रहा था। इनका नाम क्या था, ताप कटिबंध, यानी ताप। अक्षांश रेखाओं से हमें क्या चीज मालूम पड़ती है, उस जगह का तापमान कैसा है, ठीक है, उस जगह का तापमान कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है, किसके माध्यम से पता चला, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। तो फिर आप कहोगे फिर देशांतर रेखाओं के से क्या पता चलेगा, देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई? भाई ये भी तो मन में प्रश्न उठना चाहिए। जब अक्षांश रेखाओं से हमें वहां का एटमॉस्फेयर पता चल गया, वहां कैसा तापमान है, भाई उष्णकटिबंध की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होगा, कि उष्ण के नाम से ही समझ में आ जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा तापमान। समशीतोष्ण, यानी कि जहां समान शीत और समान उष्ण, यानी जहां समान गर्मी और समान सर्दी, वो समशीतोष्ण हो गया। और शीत कटिबंध, जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है, और शीत कटिबंध, शीत का मतलब सर्दी तो होता है, तो वो शीत कटिबंध। तो इससे हमें पता क्या चला, वहां की जलवायु के बारे में तो पता चला। जब जलवायु के बारे में पता चलेगा तो वहां का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी पता चल जाएगा। लेकिन देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई, इनका यूज क्या था? तो देशांतर रेखाओं को खींचने का मेन उद्देश्य ये था कि भाई पहले जमाने में हम समय का निर्धारण कैसे किया जाता था, ग्रह नक्षत्रों की, सूरज चंद्रमा की गति के अनुसार से ग्रहों का जो है समय का जो है अनुमान लगाया जाता था कि जो है इतना समय हो गया होगा। अगर सूरज सर के ऊपर चढ़ाया तो पता चल जाता था दोपहर हो गई, ठीक है। लेकिन अब इस हिसाब से अध्ययन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता था ना। अपने भारत में तो सारी इस तरह की सुविधाएं थी, लेकिन हर जगह पर तो नहीं ये सब मान्य था। तो क्या किया गया कि सोचा गया कि कुछ ऐसा किया जाए जो है हर देश में समय का निर्धारण सही से हो पाए, ठीक है। अब देश विदेश से व्यापार भी होते थे, तो ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि अगर समय का सही निर्धारण नहीं हो पाएगा तो कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए कोई सामान किसी देश से भेजा गया तो उस देश दूसरे देश तक वो कितने समय पर पहुंच जाएगा, या उसकी यात्रा में कितना समय लगेगा। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए सब देशों की सहमति से क्या हुआ कि ये सोचा गया कि एक ऐसी रेखा खींची जाएगी जो एक मानक समय रेखा होगी, जिसके आधार पर हम पूरे विश्व के समय का निर्धारण कर पाएंगे। तो ये जो 0 डिग्री की रेखा की हम बात जो कर रहे थे, ठीक है, ये कहाँ खींची गई? ये खींची गई जो एक लंदन के पास एक शहर है ग्रीनविच, वहां एक रेखा मानी गई कि ये जो रेखा है वो मानक समय रेखा होगी, ठीक है, मानक समय रेखा। मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री की जो रेखा है इसके कई नाम है। इसे कहते हैं प्रधान देशांतर रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा, ठीक। प्रधान देशांतर रेखा क्यों? क्योंकि ये मुख्य रूप से एक रेखा खींची गई, ठीक है, ये मेन रेखा थी। भाई इसमें हमने बताया ना, इसमें अलग अलग रेखाओं को नाम नहीं दिए गए, बस एक रेखा ये खींची गई
जिसको इस एक रेखा को ये नाम दिया गया क्योंकि ये प्रमुख थी, एकमात्र एक रेखा थी जिसे कोई नाम दिया जा रहा था, तो इसको नाम दिया गया प्रधान देशांतर रेखा। यानी सारे देशांतरों में कौन प्रधान रेखा होगी? 0 डिग्री की रेखा। और 0 डिग्री के चाहे वो अक्षांश हो या देशांतर, पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण। जब अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तर दक्षिण नहीं लिखेंगे, और जब देशांतर की बात करते हैं तो पूरब पश्चिम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रधान देशांतर रेखा, इसका एक नाम 0 डिग्री की रेखा का क्या रखा गया? प्रधान देशांतर रेखा। इसने, मैंने अभी आपको बताया, इसने जो हमारी पृथ्वी थी उसे 2 भागों में बांट दिया, पूरब और पश्चिम। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये। ठीक है, अब ये किस शहर से खींची गई थी? सब देशों की सर्वसम्मति से क्या हुआ कि इसको माना गया कि ग्रीनविच शहर से ये रेखा निकाली जाएगी, जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांट दी थी। और यही जो थी राजकीय वेधशाला थी ग्रीनविच में, इसलिए ये रेखा इस शहर से मानी गई कि इस शहर से खींची जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई कागज पेंसिल लेकर या फिर कोई लंबी सी चौक वगैरह लेकर रेखा खींचने लगा, ऐसा नहीं था। सिर्फ एक काल्पनिक रूप से माना गया कि यहाँ से एक रेखा का निर्धारण मानी जाएगी, जिससे पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाएगा। ठीक, तो ये जो थी, इसका नाम, एक नाम और पड़ा क्योंकि ये ग्रीनविच से निकली थी, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया ग्रीनविच रेखा। ठीक है, या फिर इसको एक नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या इंटरनेशनल टाइमलाइन। ठीक, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्योंकि इसी से जो है सारे विश्व के समय का निर्धारण हुआ था। जब इस रेखा से हम पूरब की ओर चलते हैं तो समय जो है, भाई देखिए, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पूर्व में जो है सूरज पहले निकलता है, यानी पूर्व का समय आगे चलता है। तो जब हम इस रेखा से पूर्व की ओर चलेंगे तो समय आगे बढ़ेगा, ये निर्धारण किया गया। और जब इस रेखा से 0 डिग्री की रेखा से हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय घटता जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो मतलब ये निर्धारण जो है किस रेखा से किया गया? 0 डिग्री की रेखा इसीलिए खींची गई। भाई ऐसे कैसे पता चलता? अगर कोई रेखा नहीं खींची जाती तो ये कैसे पता चलता कि समय जो है किस हिसाब से चलेगा? ठीक है, तो इस रेखा से माना गया कि चाहे कोई कहीं भी रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, किसी भी महाद्वीप में रहता हो, समय का निर्धारण इस रेखा से किया जाएगा कि अगर इस रेखा से वो पूरब की ओर जाएगा तो समय आगे बढ़ेगा। यानी हम काउंट कर लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं भारत की ओर, तो भारत का जो समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। तो जितने समय से, मान लीजिए हम 7 बजे से चले तो 7 में 5.5 घंटे हम जोड़ लेंगे, तो भारत में उस समय कितना समय हो जाएगा ये आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही पश्चिम के लिए निर्णय किया गया, जब पश्चिम में चलेंगे तो समय घटेगा। तो ये जो है आपकी क्या रही? अंतरराष्ट्रीय, इसको क्या नाम दिया गया? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक, यानी कि ये समय का निर्धारण करती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, और इसी को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो। अब इसके बाद क्या हुआ? अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये रेखा आखिर कितनी है? ठीक है, हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में तो आपको बताया था संख्या। अब ये इस रेखा के बाद क्या हुआ? ऐसे 1 2 3 4 करके रेखा कितनी खींची गई? 180 रेखा जो थी वो इस तरफ खींची गई, और 180 रेखा पश्चिम की तरफ, यानी 180 रेखा खींची गई पूरब की तरफ मानी गई, पूरब की ओर, और 180 खींची गई पश्चिम की ओर। ठीक है, तो टोटल रेखा कितनी हो गई? कितनी रेखाएं हो गई? 360। ठीक है, बात समझ में आ रहा? टोटल रेखाएं कितनी हो गई? 360। 180 0 से हम चले पूरब की ओर, तब 180 रेखाएं यहाँ से 1 डिग्री से शुरू हुई, 1 2 3 4 करके कितनी रेखाएं हो गई? 180 रेखाएं खींची गई, और 180 रेखाएं आपकी पश्चिम की ओर खींची गई, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 180 तक ये रेखाएं खींची गई। तो जब हमने दोनों को टोटल किया तो आया 360। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि 360, लेकिन आपने बताया था कि अक्षांश में आपने 0 डिग्री की रेखा को भी जोड़ा था, तो इसमें क्यों नहीं जोड़ा? भाई जोड़ लेते हैं इसमें भी। तो इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 361। लेकिन आप कहेंगे ये तो गलत है, क्योंकि देशांतरों की संख्या जो है वो एक्चुअल में 360 ही है। अब ऐसा क्यों? अब ये जानिए ऐसा क्यों है कि ये जो है 360 क्यों है, जबकि अगर आप जोड़ते हैं तो ये 361 आना चाहिए। 180 पूरब की, 180 पश्चिम की, और बीच की 0 डिग्री की रेखा को अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल 361 आना चाहिए, पर आंसर 360 है। ऐसा इसलिए है कि इस रेखा से ठीक पीछे जो 180 डिग्री की रेखा है, ठीक है, वो कोई 2 रेखा नहीं है, वो सिर्फ एक रेखा है। ठीक है,
वो दो रेखा नहीं है, ना आपको पूरब की तरफ 180 है ना पश्चिम की तरफ। भाई जब किसी गोल चीज को आप खींचोगे, अगर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे गोल 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 घूम कर जाओगे तो 180 डायरेक्ट इसके पीछे आएगा। अब यहाँ से आप जब घूम के गोल 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 पीछे जाओगे तो 180 इसके पीछे ही आ जाएगा। तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो है वो एक जिगजैग रेखा होती है, ठीक। ये जो मैंने इधर बनाया देखिए, इधर समझिए आप, ये 0 डिग्री जो डॉटेड मैंने रेखा बनाई है ये है 0 डिग्री की क्या है, देशांतर रेखा। अब यहाँ जो मैंने एक लाइन कर दी है, ये बिल्कुल इसके पीछे का ऐसा मैंने दिखाने की कोशिश की है इस चित्र के माध्यम से। ये जो रेखा है ये किसकी है, 180 डिग्री की रेखा, ये जस्ट इसके पीछे है, ठीक है। ये और ये सीधी नहीं है, ये जो है बीच में जल स्थल के कारण इस रेखा को थोड़ी जिगजैग टाइप की है, कहीं घूमी है कहीं मुड़ी हुई है, तो एकदम सीधी नहीं है 180 डिग्री की रेखा। तो ये जो रेखा है वो एक है ना कि दो है, ठीक है। अब क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं जो है आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ये जो बुक है आप इसमें समझिए, मानिए ये बुक का जो मिड पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, समझ लीजिए। ये जो पॉइंट है ये मैंने माना कि ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक। अब यहाँ से चल के यहाँ तक आए 180 यहाँ हो गया, ठीक। अब 180 इस साइड यानी वेस्ट साइड भी 180 और पूरब साइड भी 180, ये फ्लैट सरफेस था, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस की बात। लेकिन जब हम इसे सर्किल कर देंगे, ठीक है, अब देखिए मैंने इसको सर्किल कर दिया, सर्किल किया तो ये देखिए ये 0 डिग्री की रेखा जगह पर है और 180 की जो दो रेखाएं थी वो सर्किल में क्या हुआ, दोनों मिलकर एक हो गई। ये देखिए ये हिस्सा एक हो गया तो ये रेखा एक बनी ना कि दो हो गई, ठीक है। जब हम 0 डिग्री के इस देशांतर से इस तरफ चलकर आएंगे तो भी 180 पर यहीं पर पहुंचेंगे और जब पश्चिम से घूमकर इधर आएंगे तो भी 180 पर यहीं पहुंचेंगे। यानी कि 180 की जो रेखा है वो एक है ना कि दो है। चाहे हम पूरब से घूमकर जाएं तो हम 180 पहुंचेंगे, चाहे हम पश्चिम से घूम के जाएं तो हम 180 पर पहुंचेंगे। वो एक ही रेखा है ना कि दो रेखा। तो यानी 180 की एक रेखा और 0 डिग्री की एक रेखा, टोटल कितने हो गए, अब आप समझ में आया। तो ये आपकी हो गई, तो कुल संख्या कितनी हो गई आपके देशांतर की, 360, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो गया कि 361 क्यों नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि 180 की एक रेखा है और 0 डिग्री की एक रेखा, जब आप इनको जोड़ लोगे तो कितनी हो जाएंगी आपकी 360। अब मुझे लगता है बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 180 रेखा के बारे में जानते हैं। 180 डिग्री की जो रेखा है इसके साथ भी हम पूरब पश्चिम इसीलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। 180 डिग्री की जो रेखा है इसके साथ भी हम पूरब पश्चिम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये एक रेखा है, ठीक है। अभी मैंने समझाया पूरब से घूम के जाएं तो भी 180 पर पहुंचेंगे और पश्चिम से घूम के जाएं तो भी 180 पर ही पहुंच जाएंगे। जब एक ही रेखा है तो उसे हम पूरब पश्चिम कैसे लिख सकते हैं, जब रेखाएं अलग अलग होंगी तो ही तो हम मतलब उनको पूरब पश्चिम से संबोधित कर सकते हैं। जब एक ही रेखा है तो नहीं कर सकते। और बीचों बीच में ये जो 0 डिग्री का है इसके जस्ट पीछे वही है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको जैसे उससे समझाया तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इस 180 डिग्री की जो रेखा है इसे भी एक नाम दिया गया, वो कौन सा नाम था, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर, जो 180 डिग्री देशांतर है इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम चाहे पूरब से चलकर पश्चिम की ओर जाएं या पश्चिम से चल के हम पूरब की ओर जाएं, यानी 0 डिग्री से जाए हम पश्चिम की ओर जाएंगे, जैसे ही हम 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे क्या होगा, डेट बदल जाएगी, ठीक है। और जब हम 0 डिग्री से चलकर पूरब की ओर जाते हैं और 180 डिग्री को क्रॉस करते हैं तो डेट बदल जाती है, यानी तारीख बदल जाती है। इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन जो है नाम दिया गया, इंग्लिश में इसको यही नाम दिया गया, इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट बदल जाती है, जब हम 0 से पूरब की ओर जाते हैं तो डेट एक दिन आगे बढ़ जाती है, ठीक है। डेट जो है आगे बढ़ती है, जैसे आप 23 तारीख है तो 24 हो जाएगी, ठीक है। जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, मतलब उसी हिसाब से हमें जगह के हिसाब से दिन को घटाना बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। पूरब की ओर समय आगे चलता है इसलिए दिन बढ़ जाता है, डेट बढ़ जाती है, और पश्चिम की ओर समय पीछे चलता है इसलिए जो है दिन घट जाता है, ठीक। बात समझ में आया कि उसको इंटरनेशनल डेट लाइन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि 180 डिग्री की जो रेखा है इसे क्रॉस करते ही डेट बदल जाती है, ठीक। अब आपको इंटरनेशनल टाइम लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन में कंफ्यूजन दूर हो गया ना। 180 इंटरनेशनल डेट लाइन है
और 0 डिग्री की इंटरनेशनल टाइम लाइन है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, ये तो आपने जान लिया ये सारी चीजें। अब इसके बाद हमें क्या जानना है कि जो हर देश का जो है एक मानक रेखा निर्धारित की गई है। ठीक है, मानक समय रेखा, क्योंकि भाई कोई भी एक देश है, जैसे अपना भारत ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें से मान लीजिए सिर्फ एक ही देशांतर आएगा, वो उस देश में कई देशांतर बटे होंगे। और देशांतरों का काम मैंने क्या बताया, एक तो स्थिति का निर्धारण, दूसरा मेन काम जो होता है वो क्या होता है, वहां के मानक समय का निर्धारण करना। ठीक है, तो हर देश को अपने जो है एक मानक देशांतर निर्धारित करना होता है, जो देश के बीचों बीच से निकले, और उस देशांतर पर जो समय होता है वही देश का जो है पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, तो क्या बहुत सी समस्याएं आ जाएंगी। जैसे कि आपके यात्राओं में बहुत समस्या आ जाएगी, रेलवे की यात्रा हुई, हवाई यात्रा हुई, इनमें बहुत समस्या नहीं आ जाएगी अगर हर शहर का टाइम अलग अलग चलने लगेगा। एक ही देश में हर समय का टाइम अलग अलग चलने लगेगा तो समस्या आ जाएंगी। जैसे कि आपकी एक बुक में ही एक उदाहरण दिया हुआ है जो मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए, असम और गुजरात के समय में काफी अंतर बताया गया है। देखो, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? इसलिए अगर अब ये ट्रेन का अगर आप कोई एक मानक समय नहीं होगा तो सोचिए कितनी मुश्किल हो जाएगी कि जब गुजरात से आप असम की ओर जाएंगे तो समस्या नहीं आ जाएगी, किस समय पे निकलेंगे, किससे पहुंचेंगे, ये कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया गया, भारत की एक मानक समय रेखा निर्धारित की गई जो कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये भारत की मानक समय रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके पर जो समय होता है वही पूरे भारत में मानक समय माना गया। उसी के आधार पर भारत के समय का निर्धारण होता है कि हर जगह कितना कैसे समय होगा। ठीक, ये हर देश का ऐसा नहीं, सिर्फ भारत में, हर देश अपने जो देशांतर एक मानक देशांतर मानता है, उसके समय के अनुसार अपने जो है देश के समय का, मानक समय का या स्थानीय समय का निर्धारण करता है। बात समझ में आ गई? ये देशांतर के बारे में मैंने आपको बताया। अब देशांतर के बारे में हमें क्या जानना है, थोड़ा सा हमें ये और जानना है कि जैसे कि हमने अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, ऐसे थोड़ा सा देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देशांतर की मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाएं जो है वो एक पूरा पूरा वृत्त बनाती हैं। जैसे कि 0 डिग्री की आपने पढ़ा था, तो ऐसा था कि ये जैसे ग्लोब है, ये ग्लोब का आगे का हिस्सा, ये ग्लोब का पीछे का हिस्सा। ठीक, तो जैसे 0 डिग्री की जो रेखा है वो जो आगे है यही पीछे भी होगी, सॉरी यही पीछे, ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री की रेखा यहाँ है तो इसके पीछे कोई और डिग्री होगी, ऐसा नहीं हो, तो तभी इसको ग्रेट सर्किल कहा गया। ठीक है, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, 0 डिग्री का, क्योंकि सबसे बड़ा सर्किल बनाता है। लेकिन ये देशांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं था। ये 0 डिग्री की जो रेखा थी इसके पीछे मैंने आपको बताया किसकी रेखा, 180 अंश की। तो यानी जब आधी रेखा तो हो गई 0 डिग्री की, और जस्ट पीछे जो है वो 180 की, यानी कि इन्हें पूरा सर्किल तो नहीं बनाया ना। अब पूरा सर्किल बनाते तो पूरी 0 डिग्री की ही पूरी रेखा होनी चाहिए थी, नहीं हुई। तो यानी ये जितने भी देशांतर ये क्या होते हैं, ये अर्ध वृत्त होते हैं या हाफ सर्किल होते हैं। ये पूरा वृत्त नहीं होते, ये हाफ सर्किल होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये हाफ सर्किल होते हैं, और जो अक्षांश होते हैं ये क्या होते हैं, पूर्ण वृत्त होते हैं। और सबसे बड़ा बृहद वृत्त अक्षांश होता है, 0 डिग्री का अक्षांश होता है। ठीक है, अब हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या पढ़ा था, मैं साथ साथ इसलिए बताती जा रही हूँ अक्षांश रेखाओं के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पिछली वीडियो में हालांकि मैं अक्षांश आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना जरूर होता है। अक्षांश रेखाओं में हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम 0 डिग्री से ऊपर की और नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इन रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है, और ध्रुव पर पहुंच पर एक पॉइंट के रूप में रह जाती है। जब ऊपर नीचे चलते हैं यानी उत्तर दक्षिण चलते हैं तो इनकी लंबाई कम होती जाती है, यही तो हमने पढ़ा था। और लेकिन देशांतर में इन रेखाओं की लंबाई नहीं कम होती है, इन रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कम होती जाती है। आप देखो, ये देखो ऐसे समझो, ये 0 डिग्री की रेखा है। जो सबसे ज्यादा दूरी होगी इन रेखाओं के बीच में, जो सबसे ज्यादा दूरी होगी देखो, तो वो कहां पर होगी, भाई सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर
देशांतरों की जो बीच की दूरी है वो सबसे ज्यादा होगी और धीरे 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 दूरी घटती चली जाती है और ध्रुवों पर ये बिल्कुल नगण्य होती है, क्योंकि ये सारी रेखाएं कहाँ पर मिल जाती है, जाके ध्रुवों पर। ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये सारी रेखाएं ध्रुवों पर मिल रही हैं। देखिए ये ऊपर भी मिल रही है, नीचे भी मिल रही है और इनके बीच की दूरी बराबर कम होती चली जा रही है। यानी कि कोई अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। और धीरे धीरे जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनकी दूरी जो है वो आपस की जो बीच की दूरी है, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होती चली जाती है, ध्रुवों पर जाकर बिल्कुल नगण्य हो जाती है और ये सारी रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। चाहे हम उत्तरी ध्रुव की बात करें या दक्षिणी ध्रुव की बात, जो आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो भी मिल रही है और इनकी बीच की दूरी कम होती चली जा रही है। जब दक्षिण ध्रुव की ओर आ रहे हैं तो भी इनकी बीच की दूरी कम होती चली जा रही है और ध्रुवों पर आकर बिल्कुल एक दूसरे पर मिल जा रही है। तो बात समझ में आया, ये अर्धव्रत होते हैं, ठीक है, ये अर्धव्रत हैं और इनकी बीच की दूरी कम होती चली जाती है और इनकी संख्या कितनी है, 360, ठीक है। ये आप इतना मुझे आपको देशांतर के बारे में बताना था। और जो समय निकालने की प्रक्रिया है कि हम देशांतर के माध्यम से समय का ज्ञान कैसे करते हैं, कि कैसे घटता है बढ़ता है, ये हम आपको जब हम आपको ये तीसरा चैप्टर पृथ्वी की कृतियां पढ़ा देंगे उसके बाद ही मैं आपको निकालना सिखाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला को जो क्वेश्चन है वो है, मैं देखिए ये है ना, पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो मैंने आपको बताया ये कौन से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी का सही आकार बताइए, क्या मैंने आपको बताया था, जियोइड, ठीक है। ग्लोब क्या है, मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान बताइए, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया उष्ण कटिबंध, ठीक है। उसके बाद बताया मैंने कौन सा, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, जो कि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में समान रूप से हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, ये मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध को क्यों प्राप्त होती है, मैंने आपको बताया कि उष्ण कटिबंध के बीच में ही सूर्य जो है साल भर रहता है, इससे ऊपर नहीं बढ़ता है। उष्ण कटिबंध किन किन रेखाओं के बीच में मैंने बताया आपको, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में उष्ण कटिबंध बताया, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कटिबंध है वो कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के कटिबंध को ही उष्ण कटिबंध कहते हैं और उसे ही सबसे ज्यादा तापमान की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य वर्ष भर इसी कभी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कभी मकर रेखा पर सीधा चमकता है और विषुवत रेखा पर तो सीधा चमकता ही है, इसलिए जो है इस जोन को सबसे ज्यादा ताप की प्राप्ति होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है आपका ये जो इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया है ना, जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन की दोपहर में 12 क्यों बजते हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको टाइम निकालना सिखा दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रमुख यामोत्तर का मान, अभी मैंने ये मैं आपको बताना भूल गई कि इन देशांतर रेखाओं को हिंदी में एक नाम और दिया गया है, यामोत्तर। क्या नाम दिया गया है, यामोत्तर। मैं आपको लिख दे रही हूँ ताकि कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। यामोत्तर, ठीक, अब नहीं आपको कंफ्यूजन होगा, यानी देशांतर रेखा को ही यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो प्रमुख हमने भी आपको बताया, प्रधान देशांतर रेखा कह दो या प्रमुख यामोत्तर रेखा का मान 0 डिग्री, ठीक है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, जहां बहुत ज्यादा ठंड होगी, और ठंड कहां पर होगी, जहां सूर्य के ताप की प्राप्ति सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा ठंड कहां पे होगी, ध्रुवों पर होगी, ठीक है, क्योंकि इस हिस्से को सूर्य के ताप की प्राप्ति बहुत कम होती है। और यहीं पर तो शीत कटिबंध है, तो कहां पे होगी, ध्रुवों पर। शीत कटिबंध कहां पाया जाएगा, ध्रुवों पर, ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या अभी डिटेल में मैंने आपको बताया 360। दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है, अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दक्षिणी ध्रुव व्रत कहां पर स्थित होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ग्रिड किसका जाल है, अब जो ये ग्रिड मैंने बनाई, देखिए ग्रिड, ये ग्रिड बनी हुई है, इसको कहते हैं ग्रिड, ये जाल जैसा। तो ये किसके बना हुआ, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ही तो बना हुआ है, ठीक है। अब खाली स्थान भरे, मकर रेखा पर स्थित है किस पे, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। मानक, भारत की मानक यामोत्तर यानी देशांतर रेखा कौन सी, मैंने अभी बताया आपको 22.5 डिग्री, अरे सॉरी 82.5 डिग्री, गलत भूल गई मैं, माफ कीजिएगा,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, 0 डिग्री यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। अभी मैंने बताया ना, देखिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा या 0 डिग्री अक्षांश पर इनके एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी और ध्रुवों पर जाने पर धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक, उत्तरी ध्रुव व्रत किस गोलार्ध में स्थित होगा? भैया उत्तरी ध्रुव व्रत है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा, दक्षिणी ध्रुव व्रत है तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। इसमें तो कुछ भी कठिन मुझे नहीं लगा और मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया आपको देशांतर को समझाने का, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि सबका अपना अपना बच्चों का अपना अपना समझने का स्तर है। कोई भी कंफ्यूजन, किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, मैं उसे आपको सुलझाने की कोशिश जरूर करूंगी। धन्यवाद।